नमस्ते वंडरफुल फैंटास्टिक लेडीज, माय सेल्फ डॉक्टर सोनल सिंह। आज हम फिर एक टॉपिक लेके आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के एक टाइप के बारे में, वो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आज हम बात करेंगे बाकी टाइप्स के बारे में। तो पहले जान लें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या था। SUI मतलब लीकेज ऑफ यूरिन, पेशाब का लीक हो जाना किसी फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस के कारण। आपका खांसने से, छींकने से, झुकने से भी यूरिन लीक हो जाता है, वो है SUI। अब हम बात करेंगे अर्ज इनकॉन्टिनेंस के बारे में। ये क्या होता है? इसमें भी सडन अर्ज होता है, अर्ज सडन फीलिंग कि आपको पेशाब लगी है और इनवॉलेंट्री लीक हो जाता है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाती और सडनली जैसे पेशाब लगता है पेशाब लीक हो जाता है। ये है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो अब ये क्यों होता है? इसमें जो ब्लैडर के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इतने फोर्सफुली, जो ब्लैडर के मसल्स इतने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि स्फिंक्टर मसल्स का जो रिलैक्सेशन है उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो लीक हो जाता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस में। अब इसमें जो लीकेज होता है, जो पेशाब का अमाउंट निकलता है, जो मात्रा निकलती है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब निकल जाती है। अब ये जो ब्लैडर मसल्स हैं, ये क्यों, जो पेशाब की थैली की जो मांसपेशियां हैं, ये क्यों इतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं? इसलिए होता है कि वहाँ जो नर्व सप्लाई होती हैं, जो नसें सप्लाइड होती हैं वहाँ पे, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है डायबिटीज के कारण, या मधुमेह, मतलब डायबिटीज जिसे मधुमेह बोलते हैं उसके कारण, या स्ट्रोक के कारण, या जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई दिक्कत आ गई है, तो उसके कारण जो मांसपेशियां हैं वो बहुत फोर्सफुली ताकत से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिससे पेशाब लीक हो जाता है। तो ये कहीं भी हो सकता है, बाहर हैं आप, कहीं घूमने गई हैं, किसी रिश्तेदार के घर गई हैं, कहीं भी हो सकता है। इसलिए जो फीमेल्स होती हैं वो जनरली बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं, इस डर से कि अगर वॉशरूम नहीं मिल पाया, जल्दी नहीं पहुंच पाए वॉशरूम तक, तो ये लीक हो जाएगा, तो सबके सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अब इसे हम कैसे ठीक करें, कैसे कोशिश करें इसे थोड़ा कंट्रोल करने में? सबसे पहले क्या है, जो टी, चाय, कॉफी, कैफीन जैसी चीजें हैं उन्हें हमें कम मात्रा में लेना होगा, बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद रात को सोने से पहले हमें पानी नहीं पीना है, जो भारी सामान है वो हमें नहीं उठाना है, और टाइम्ड वॉइडिंग और ब्लैडर रीट्रेनिंग, इन दो तरीकों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब टाइम्ड वॉइडिंग क्या होता है? टाइम वॉइडिंग में क्या होता है, आपको रोज का आपका शेड्यूल तैयार करना है कि आप कितने बजे पेशाब की हैं और कितने बजे आपका लीक हो गया है, सडन से लीक हो गया है। तो एक जब वो शेड्यूल तैयार हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपका कब लीक हुआ। तो कुछ दिन बाद आप उस लीक टाइम पे, मान लीजिए आप 8 बजे, सुबह 8 बजे आपको लीक हो गया, तो आप अगले दिन 8 बजे से पहले पेशाब कर लीजिए ताकि वो लीकिंग को आप रोक सकें। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर ट्रेनिंग में क्या करना है, आपको हर एक एक घंटे पे पेशाब करने जाना है, जिसको बढ़ा के कुछ दिन बाद 2-2 घंटा कर देना है। इससे क्या होगा, ब्लैडर को एक ट्रेनिंग हो जाएगा, ब्लैडर को एक सिग्नल पहुंचेगा कि उसे हर 2 घंटे पे या हर 3 घंटे पे पेशाब करवाना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसे कंट्रोल कर सकती हैं। कहीं आप बाहर भी जाती हैं, कहीं भी रहती हैं, तो हर 3-3 घंटे पे अगर आप पेशाब करती रहती हैं तो ये लीकिंग वाला दिक्कत कम हो जाएगा। ये हो गया अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अब हम बात करेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर। ये ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, किस में ज्यादा पाया जाता है? भारत में जनरली 12 से 15% औरतें इस दिक्कत से गुजरती हैं। जो 40 साल के ऊपर की औरतें होती हैं, इनमें ये जनरली दिक्कत मिलती है। इसमें फ्रीक्वेंसी, पेशाब करने की आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। आप 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार, 12 बार पेशाब करने जाती हैं। रात को नींद में से उठ उठ के पेशाब करने जाना पड़ता है, और कभी कभी तो रात को सोते वक्त पेशाब हो जाता है बेड पे, तो भी पेशेंट को नहीं पता चलता है कि
पेशाब हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि पता ही नहीं चलता है और पेशाब हो जाता है। तो इसमें जो फीमेल होती है, जो औरत होती है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखिए, जब छोटे बच्चे भी हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बेड पे पेशाब कर देते हैं, तो उन्हें भी अगर डांटा जाए, बोला जाए, तो एक थोड़ा बुरा लगता है कि हमने बेड पे क्यों पेशाब कर दिया। तो वो तो बच्चे होते हैं। लेकिन अगर 40 साल और उसके ऊपर की औरत में ये दिक्कत होती है, तो उसे तो कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा जब घर वाले सोचते होंगे कि इतनी बड़ी होके, इतनी ज़्यादा उम्र की होके ये दिक्कत होती है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, इसे अवॉइड मत करें और इसे आप इस दिक्कत को अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। तो इसमें क्या होता है जनरली कि जो ब्लैडर, जो पेशाब की थैली है, वो पेशाब से भर जाती है, तो ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क में सिग्नल जाता है, तो फिर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेशाब बाहर निकल जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि ब्रेन वो सिग्नल पढ़ ही नहीं पाता है। यहाँ ब्लैडर फुल हो जाता है लेकिन ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचता है, ब्रेन से ब्लैडर तक सिग्नल नहीं पहुंचता है और यूरिन लीक हो जाता है। ब्लैडर भर गया, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट करती है, पेशाब लीक आउट हो जाता है। पेशाब की थैली में थोड़ा सा भी पेशाब रह जाता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और लीक आउट हो जाता है, यानी पेशाब हो जाता है। या उसमें बिल्कुल भी पेशाब ना हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और इसकी वजह से यूरिन लीक हो जाता है। आप अभी वॉशरूम गई थी, आप पेशाब करके आई हैं, उसमें थोड़ा सा भी पेशाब होगा, फिर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फिर आपको पेशाब करने जाना हो जाएगा। ये हो जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ये जो मानसिक तौर पे कमज़ोर होते हैं या किसी उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है उनकी लाइफ में, ऐसी औरतों में ये ज़्यादा दिक्कत पाई जाती है। और न्यूरोजेनिक यानी नर्व डैमेज से की वजह से ये भी दिक्कत पाई जाती है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो मानसिक तौर पे हमें स्ट्रांग बनना होगा, हमें अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना होगा, साइकेट्री से मिलके हमें थोड़ा माइंड अपना स्टेबल करना होगा। जिस भी तरीके से हमें वो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उससे बाहर निकलना होगा, इससे ये थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। फिर हमें वही टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी ये सब कम करना होगा। दिन भर में 1 लीटर पानी पीजिए, 1.5 लीटर पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना होगा। फिर ऐसी दवाइयाँ जिनसे पेशाब ज़्यादा बनती हैं, उन दवाइयों को अगर हो सके तो कंट्रोल करना होगा, नहीं खाना होगा। इन सब चीज़ों से ये थोड़ा-सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब तीनों में हम अंतर बताते हैं। तो एसयूआई जो था, एसयूआई में क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी से लीक हो जाता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है यानी हंसना, खांसना, चीखना ऐसा कुछ होगा तभी यूरिन लीक होगा और पेशेंट को पता होता है कि यूरिन लीक हो गया है। और जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है उसमें क्या होता है कि सडन अर्ज होता है, अचानक से पेशाब लगता है, उसमें अर्ज होता है, सडन अर्ज यानी पता होता है, फीलिंग होती है, पेशाब लगने की फीलिंग होती है और पेशाब हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब लीक आउट होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि फीलिंग होती भी है और नहीं भी होती है। कभी कभी फीलिंग होती है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल करके जाके पेशाब कर सकते हो। कभी कभी फीलिंग ही नहीं होती कि हमें पेशाब लगा है, बिना फीलिंग के जैसे रात को बेड पे हो जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अर्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें भी जो पेशाब की मात्रा निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। कंट्रोल, जहाँ तक कंट्रोल करने की बात है, जो एसयूआई में है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस लीक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में है उसमें भी हम लीक को कंट्रोल कर सकते हैं, एनकरेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ हमें अभी लीक हो, जो हमने बताया कि शेड्यूल बना लीजिए और उस हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में है, इस जो पेशाब निकलने का प्रोसेस है, इसे हम किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कितना भी एनकरेज करिए, कितना भी अपने दिल को समझाइए, मन को समझाइए कि नहीं अभी नहीं होगा, हम कंट्रोल कर लेंगे, जब भी लगेगा तो हम चले जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है। क्योंकि इसमें तो कभी कभी फीलिंग ही नहीं होती है। जब आपको फीलिंग ही नहीं होगी तो आप किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे?
तो ये इसलिए ये दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन लीक आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि हमें लगता है ओवर एक्टिव ब्लैडर एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये जनरली 40 ईयर्स से होता है। तो हमारी माताएं जो भी हैं ये इसी एज ग्रुप की होंगी, तो प्लीज़ उन्हें हेल्प करिए, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए और जाके उन्हें डॉक्टर्स को दिखाइए, क्योंकि जो अबव 40 ईयर्स की होती हैं, अबव 40 एंड 45, वो जनरली इन बातों को छुपाते हैं। तो प्लीज़ हेल्प देम, उनकी मदद करिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यही इसी विश्वास के साथ हम अगला वीडियो फिर लेके आएंगे एक नई बीमारी के बारे में, एक नई जानकारी देने के लिए। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए। नमस्कार, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय।